जर्मनी के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन स्पेन के साथ पीएम मोदी क्यों आखिर रोड शो आयोजित कर रहे हैं, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ जापान में उथल पुथल शुरू हुआ। जापान की राजनीति में ज्यादातर स्थिर माने जाने वाली जापान की राजनीति में बवंडर आया है। भारत समर्थक एलडीपी को इलेक्शन में नहीं मिला है बहुमत। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जापान में चुनाव आमतौर पर शांत होते हैं। हालांकि 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की तरफ से समय से पहले इलेक्शन का ऐलान करना लोगों के लिए हैरानी भरा था और तमाम सर्वेक्षणों से पता चल रहा है कि उनकी पार्टी बहुमत से दूर रह सकती है। लेकिन इलेक्शन के नतीजों ने जापान की राजनीति को हिलाकर रख दिया है, जिसमें सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी ने 15 सालों में पहली बार अपना बहुमत खो दिया है और चुनाव परिणामों ने जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को बीच मझधार में खड़ा कर दिया है, जिसमें पीएम ने कहा है कि हमें कठोर फैसले मिल रहे हैं। जापान की संसद में 456 सांसदों वाले निचले सदन में एनएचके के मुताबिक एलडीपी ने 191 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी कोमितो ने 24 सीटें जीती। इसका मतलब है गठबंधन की कुल संख्या 215 है। ये संख्या इशिबा के 233 सीटें जीतने के चुनावी लक्ष्य से बहुत पीछे है। इसके अलावा 2021 की संख्या से बहुत पीछे है, जहां एलडीपी ने 259 सीटें जीतकर अपने दम पर बहुमत हासिल की थी। उस वक्त कोमितो ने 32 सीटें हासिल की थी। लेकिन इस बार एलडीपी को बहुमत से काफी दूर रहना पड़ा है। ऐसे में हम इस बात पर करीब से नजर डालते हैं कि इस चुनाव में वास्तव में क्या हुआ है, एलडीपी बहुमत हासिल करने में क्यों नाकाम रही और आगे क्या हो सकता है। शिगेरू इशिबा को पिछले महीने एलडीपी ने नया प्रधानमंत्री बनाया था और प्रधानमंत्री बनने के बाद जनता का समर्थन हासिल करने के लिए उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद रविवार को देश में चुनाव आयोजित करवाए गए, जिसमें देश की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी एलडीपी को बड़ा झटका लगा। एलडीपी मुख्यालय से आए फुटेज में नेताओं के चेहरे उदास दिखाई दे रहे थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के कृषि मंत्री और कानून मंत्री भी चुनाव हार चुके हैं। पिछली बार एलडीपी 2009 में चुनाव हारी थी, जब इसे केंद्र वाम डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान ने हराया था। लेकिन एलडीपी सिर्फ 3 सालों तक ही सत्ता से बाहर रही थी। हालांकि डीपीजे की नीतिगत नाकामियों और 2011 के फुकुशिमा परमाणु आपदा ने इसे तत्काल अलोकप्रिय बना दिया और फिर शिंजो आबे के नेतृत्व में एलडीपी साल 2012 के अंत में फिर से सत्ता में लौट आई। रविवार के खराब चुनावी नतीजे के बाद प्रधानमंत्री इशिबा के एनएचके न्यूज ने कहा कि मतदाताओं ने हमें कठोर फैसला सुनाया है, हमें इस परिणाम को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना होगा। एलडीपी के लिए चुनाव भले ही कठिन रहे हों, लेकिन चुनाव का सबसे बड़ा विजेता मुख्य विपक्षी दल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान रहा है। इसमें 148 सीटें हासिल की है, जबकि पिछले चुनाव में 98 सीटें मिली थी। हालांकि अभी ये बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे है। जापान में सरकार बनाने के लिए 233 सीटों की जरूरत होती है। रविवार को आए नतीजे बिल्कुल भी चौंकाने वाले नहीं है। एलडीपी पिछले कुछ समय से अपनी लोकप्रियता लगातार खोती जा रही थी और घोटालों की झड़ी लगा रही थी। इस साल की शुरुआत में पार्टी की अप्रूवल रेटिंग 20% से कम थी। एलडीपी के प्रति गुस्सा तब और बढ़ गया जब 2013 में स्लश फंड घोटाले का खुलासा हुआ। तब यह बताया गया कि एलडीपी के कई सांसदों ने पार्टी के समारोहों के टिकटों की बिक्री से होने वाले अघोषित मुनाफे को स्लश फंड में डाल दिया है। इसके कारण अक्टूबर में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को पद तक छोड़ना पड़ा और इशिबा को नया प्रधानमंत्री बनाया गया। जब इशिबा ने एलडीपी की कमान संभाली थी तो इनकी शुरुआती रेटिंग पॉजिटिव थी, लेकिन मतदान से कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आई कि पार्टी ने गैर समर्थित उम्मीदवारों की अध्यक्षता वाली शाखाओं को चुनाव लड़ने के लिए फंड दिया है। इशिबा के ये कहने के बावजूद कि इस धन का उपयोग गैर समर्थित उम्मीदवारों द्वारा नहीं किया जा सकता है, जापानी मीडिया में इस पर काफी बहस की गई और प्रधानमंत्री की काफी किरकिरी हुई। मतदान से 2 दिन पहले प्रभावशाली असाही अखबार ने एक
संपादकीय में लिखा कि एलडीपी द्वारा शाखाओं को किए गए भुगतान सार्वजनिक छवि के प्रति पूरी तरीके से लापरवाही को दिखाता है। जापान की अर्थव्यवस्था और जीवन यापन की बढ़ी लागत ने भी एलडीपी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी। जापान में कई लोग मुद्रास्फीति, उच्च कीमत, स्थिर वेतन और सुस्त अर्थव्यवस्था के साथ संघर्ष करने की शिकायत कर रहे हैं। नतीजे आने के कुछ समय बाद जापानी बाजार में येन में गिरावट आ गई। मुद्रा व्यापार में अमेरिकी डॉलर येन से बढ़कर 152 से बढ़कर 153 जापानी येन हो गया। पिछले महीने 140 येन के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इसीबा के लिए नतीजे दुविधापूर्ण है। सत्ता में बने रहने के लिए एलडीपी को उन पार्टियों के साथ गठबंधन बनाने की आवश्यकता होगी जिनके खिलाफ उसने चुनाव में लड़ाई लड़ी है। इसका मतलब यह है कि पार्टी को सत्ता साझाकरण समझौते पर बातचीत करनी होगी, जिसकी वजह से सरकार को कई तरह के फैसले लेना मुश्किल हो जाएगा। एलडीपी के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल या जापान इनोवेशन पार्टी भविष्य की कुंजी होगी। डीपीपी ने 27 सीटें हासिल की है, जबकि जापान इनोवेशन पार्टी के पास 35 सीटें हैं। माना जा रहा है कि यहाँ पर अब देखना होगा कि किस तरीके से ये सरकार बना पाते हैं। एक तो चाइना और रूस का समस्या और ऊपर से ये अभी तक स्थिर नहीं है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने आज वडोदरा में टाटा एयरबस C295 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जो भारत के एरोस्पेस क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक क्षण है। यह भारतीय धरती पर किसी निजी कंपनी की तरफ से बनाया गया पहला मिलिट्री प्लांट है। बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने से लेकर भारतीय एरोस्पेस सेक्टर को मजबूत बनाने तक यह मील का पत्थर भारत की आत्मनिर्भरता में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतीक है। इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन आत्मनिर्भरता की भावना को आगे लेकर जाती है, जिसका मेक इन इंडिया पहल में समर्थन किया गया। समझौते के तहत वडोदरा प्लांट में कुल 40 विमान बनाए जाएंगे, जबकि एयरबस सीधे 16 विमानों का सप्लाई करेगा। टाटा एडवांस सिस्टम को भारत में 40 विमान बनाने सौंपा गया है काम। टाटा और एयरबस के ज्वाइंट वेंचर से विभिन्न जगहों पर 3000 से ज्यादा रोजगार सीधे तौर पर पैदा होंगे और सप्लाई चेन में 15,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह अनुमान है कि प्रत्येक विमान की असेंबली के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और उसके आपूर्तिकर्ताओं से 1 मिलियन घंटे से ज्यादा श्रम प्रयास की आवश्यकता है। रोजगार में ये वृद्धि सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, बल्कि इंजीनियरिंग की मांगों को पूरा करने के लिए सुसज्जित कुशल कार्यबल को भी बढ़ावा देगी। C295 प्रोजेक्ट भारत में पहली सही मायने में निजी एरोस्पेस असेंबली लाइन है, जो सिर्फ विनिर्माण से लेकर असेंबली, परीक्षण और डिलीवरी के पूरे चक्र में परिवर्तित हो रही है, जो सब भारत में किया जाता है। इस प्रोजेक्ट में विमान के हर चरण का निर्माण भारत में ही होगा और विमान के अलग अलग पार्ट्स बनाने वाली छोटी कंपनियां भी यहीं से काम करने वाली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 18,000 भारत में बनाए गए पुर्जे इस विमान में लगाए जाएंगे और ये इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता, भारतीय प्रतिभा और संसाधनों की क्षमता को प्रदर्शित करती है। 2026 तक वडोदरा में बनाए गए इस प्लांट से पहले स्वदेशी C295 विमान की डिलीवरी होगी। यह उपलब्धि भारत की रक्षा क्षमताओं में एक परिवर्तनकारी बदलाव को दिखलाती है। भारतीय वायुसेना के पास 2031 तक 56 अत्याधुनिक C295 विमानों का बेड़ा होने की उम्मीद है। इन बहुमुखी विमानों की शुरुआत राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूत करेगी और आने वाले सालों में IAF के लिए ये बहुत ही बढ़िया होगा। भारत में एविएशन इकोसिस्टम का अब निर्माण हो रहा है, ताकि भारत भी जब चाहे तब इनका इस्तेमाल कर सके। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।